हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग मई माह के बिहार करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मई माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहरसा की किस झील का 7 करोड़ 47 लाख की लागत से जीर्णोद्धार करने का फैसला लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मत्स्यगंधा झील। राज्य सरकार ने सूखी पड़ी मत्स्यगंधा झील के कायाकल्प की योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद झील में साल भर पानी रह सकेगा। इसके लिए लघु सिंचाई विभाग ने 7.47 करोड़ की योजना मंजूर की है। विभाग इस समय विभिन्न जलों में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखर आहिर पाइन के जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा है। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के मत्स्यगंधा झील 1500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। तो वहां का यह बहुत ही प्रसिद्ध झील है, ठीक है, और इसका जीर्णोद्धार करने का भी फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कितने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। राज्य में 5 नए सरकारी फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। आने वाले दिनों में राजकीय फार्मेसी संस्था में एम फार्मा की भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। नियमावली के अभाव में मेडिकल स्टाफ व फार्मासिस्ट की बहाली नहीं हो सकी थी। सरकार ने नियमावली बनाकर एवं कुछ संशोधनों के साथ विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो मई माह में जो है 5 नए फार्मेसी कॉलेज जो है बिहार में खोलने की मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 10वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बिहार के किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सत्यकाम आनंद। भोजपुर जिले के आरा शहर के रंगमंच से अभिनय की शुरुआत कर बॉलीवुड की दुनिया में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले सत्यकाम आनंद ने एक बार फिर मायानगरी मुंबई में सफलता और लोकप्रियता का परचम लहराया है। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सत्यकाम आनंद को 10वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लघु फिल्म कमांड एंड आई सेल ओबे के लिए दिया गया है। इस फिल्म के निर्देशक जो हैं वह नीरू खेरा थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर की अपार सफलता ने सत्यकाम आनंद को रातों रात जो है वह सुपरस्टार बना दिया था। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली बातें हैं वो है कि इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो वह दिया गया है कमांड एंड आई सेल ओबे के लिए, ठीक है। और इस फिल्म के जो है निर्देशक वह है नीरू खेरा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि 10वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020 में जो है सत्यकाम आनंद को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी किए गए किस प्रोग्राम के लिए 1 अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अमृत मिशन। विभाग ने इस राशि के पहले किस्त के रूप में 65 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी है। यह राशि अमृत मिशन के तहत कई निकायों में स्वीकृत जल परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा अमृत मिशन के तहत 21 शहरों में पार्क व भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर में जो है वह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। यानी कि भागलपुर और पटना, मुजफ्फरपुर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का भी प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा। अमृत मिशन के तहत राज्य के 21 नगर निकाय में शहरी क्षेत्रों में कुल 36 जलापूर्ति योजना चल रही है। इसमें लगभग 5 लाख घरों में नल का कनेक्शन पूरा किया जाना भी है, ठीक है। गौरतलब है कि अमृत मिशन के तहत किसी योजना की स्वीकृति राशि में 50% केंद्र, 30% राज्य सरकार और 20% उस स्थानीय निकाय का होता है, ठीक है। इसमें कितना कितना होता है? तो इसमें जो है 50% जो है वह केंद्र का होता है, 30% जो है वह राज्य सरकार का होता है और 20% जो है वह स्थानीय निकाय का होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस वैज्ञानिक को कोरिया पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर अविनाश। नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के डॉक्टर अविनाश कुमार को कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पोलर रिसर्च में बेहतर कार्य के लिए एवं कोरियन प्रयोगशाला में 3 माह रहकर उत्तरी ध्रुव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे प्रभाव से एशियाई देशों में मौसम के बदलाव के अध्ययन के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है। देश में इस तरह का सम्मान हासिल करने वाले वह पहले वैज्ञानिक बने हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है डॉक्टर अविनाश को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल को ICMR और DGCI के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे एम्स पटना। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की इस धारणा पर आधारित है कि वे मरीज को किसी संक्रमण से उबार जाते हैं, उसके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज जो है उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। इस एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। कोविड-19 के इलाज से ठीक हुए लोग ही इस थेरेपी में डोनर बन सकते हैं, यानी कि इसमें जो है प्लाज्मा थेरेपी वही डोनेट कर सकता है जो कि कोविड-19 से पहले ग्रसित था और अब वह ठीक हो चुका है। इस थेरेपी के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद ही लिए जा सकते हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं उससे अगर एंटीबॉडीज लेना है तो उसके लिए उसे 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा, मतलब कि 2 हफ्ते के बाद ही उससे प्लाज्मा थेरेपी के रूप में एंटीबॉडीज लिया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन लोक रेखा समिति के सदस्य के रूप में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजीव रंजन सिन्हा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक रेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये जो है अधीर रंजन चौधरी जो हैं वह लोक रेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये राजीव रंजन सिन्हा जो है वह लोक रेखा समिति के सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं। ठीक है, संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है। इस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 19 दूसरे सदस्य भी चुने गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है जो कि 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह हमेशा विपक्ष के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पीकू अस्पताल तैयार किया गया है जो मुख्य रूप से चमकी बुखार से संबंधित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। चमकी बुखार यानी कि AES और जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि JE से पीड़ित रोगियों के लिए मुजफ्फरपुर में 72 करोड़ की लागत से देश का पहला 100 बेड का पीकू 60 बेड का इंसेफेलाइटिस वार्ड बनाया गया है। नवनिर्मित अस्पताल में कुल 102 बेड बनाए गए हैं जिसमें गंभीर मरीजों के लिए 10 ट्राइज बेड, 90 पीकू बेड और 2 आइसोलेशन बेड शामिल हैं। पीकू के सभी बेड पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह पीकू अस्पताल कहां पर खोला गया है? तो यह खोला गया है मुजफ्फरपुर में, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना आंका गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 32 शिशु प्रति 1000। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के 2020 के मुताबिक राज्य में शिशु मृत्यु दर जो कि 2017 में 35 थी, 2018 जिसका प्रकाशन मई 2020 में हुआ है, इसमें घटकर 32 हो गई है। इस शिशु मृत्यु दर में 3 पॉइंट की कमी आई है। अब बिहार की शिशु मृत्यु दर जो है वह राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर हो चुकी है, यानी कि पहले जो शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा था वह बराबर हो गया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 32 शिशु प्रति 1000। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में बिहार सरकार के द्वारा सामान्य भविष्य निधि के लिए कितने
ब्याज निर्धारित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7.1%। ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही अर्थात अप्रैल जून की अवधि के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ पर ब्याज की दर को 7.9% से घटाकर 7.1 कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि एनएससी में जो है उसकी दर को 7.9 से घटाकर जो है 6.8% कर दिया है। अतः राज्य सरकार ने इसी अनुसार इस अवधि में ब्याज जो है वह 7.1% निर्धारित कर दिया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूआईडी अथॉरिटी ने जनसंख्या का अनुमानित आंकड़ा जारी किया है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दूसरा। 30 अप्रैल तक के आधार के आंकड़ों की माने तो जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र को एक पायदान पीछे छोड़कर बिहार जो है वह दूसरा बड़ा राज्य बनने वाला है। पहले पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर लेकिन बने रहेंगे। ठीक है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण 2021 की जनगणना प्रक्रिया भी रुक गई है और यह अपने तय अप्रैल महीने में शुरू नहीं हो पाई है। यह जनगणना जो है जब होगी तो कई आंकड़ों में बदलाव होंगे। ठीक है। और इस हिसाब से जब नया जनसंख्या का आंकड़ा जारी किया जाएगा तो उस हिसाब से बिहार जो है वह जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशों में फंसे बिहार के नागरिकों को एक मिशन के तहत वापस बिहार लाया जा रहा है। उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक है। कोरोना वायरस संकट में लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारत प्रवासियों की घर वापसी के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया है, जिसके तहत यात्री विमान से उनकी घर वापसी कराई जा रही है। विदेशों से अब तक करीब 2400 अप्रवासी भारतीय बिहार पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो यह वंदे भारत जो है मिशन यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत सभी बिहारियों को भी बाहर से यहाँ लाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस ऐतिहासिक रेल पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे किऊल रेल पुल। पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से जोड़ने वाले 100 साल पुराना किऊल पुल जो है वह बंद हो गया है। इसके पास ही बने नए पुल से अब ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल में कई खामियां आ गई थी, जिसके कारण जो है ट्रेनों की आवाजाही पर इसका असर पड़ने लगा था। तो अब उसकी जगह पर जो है नया पुल का निर्माण कर दिया गया है। तो यह बहुत ही पुराना पुल था और बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था। ठीक है। अब इसे रिटायर कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार के कृषि मंत्री के द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिहार में लौटे बेरोजगार किसानों, प्रसार कार्यकर्ता व इनपुट डीलरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने हेतु राज्य के प्रखंड तकनीकी सहायक एवं सहायक तकनीकी प्रबंध के बीच ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री, पीको प्रोजेक्ट, हैंड होल्ड डिवाइस आदि का वितरण किया गया। राज्य का कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करा सकता है, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें जो है प्रशिक्षित करने का जरूरत है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में सामूहिक प्रशिक्षण दिया जाना जो है संभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में राज्य के किसानों व बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें स्वरोजगार का अवसर जो है वह दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके तहत जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्य बिहार में किया जा रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने खादी वस्त्र को प्रमोट करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसके उत्तर हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी। जाने माने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब खादी का प्रचार प्रसार करेंगे। दरअसल अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज मूल रूप से बिहार के ही गोपालगंज के रहने वाले हैं। ठीक है। और अपनी बेहतर अदायगी के लिए जाने जाते हैं। यह एक एक्टर है और इसमें आपको याद रखना ये कहाँ के हैं, तो गोपालगंज के हैं। ठीक है। और इन्हें
खादी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को वीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर भारती पांडे। उन्हें एक अमेरिकन एनजीओ की ओर से गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। विश्व में चयनित 6 वैज्ञानिकों में डॉक्टर भारती भी एकमात्र भारतीय है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भारती जो है मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान को लेकर उनके 20 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर भारती पांडे, इस नाम को याद रखेंगे। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वह वीट के लिए दिया गया है, यानी कि गेहूं अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा G9 नामक केले की नई प्रजाति का विकास किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार के 5 जिलों में पनामा बेल्ट रोग से बचाने के लिए केले की नई वैरायटी G9 लगाई जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब में इसे तैयार किया गया है। इससे फसल जो है वह रोग मुक्त हो गई और साथ ही 20% का जो उत्पादन बढ़ने की इसमें संभावना है। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मखाना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 100%। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो है आर्थिक पैकेज घोषित किया है। पैकेज में बिहार को कैसे ज्यादा हिस्सा मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और उसमें जो है मखाना, शहद और शाही लीची की ब्रांडिंग पर जोर दिया गया। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे मखाना पर जो है 100% सब्सिडी दी गई है। किसके लिए? ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। तो यह ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी पालकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शेखपुरा। बिहार के शेखपुरा में खुदाई के दौरान पालकालीन मूर्तियों और अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग का कहना है कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति पालकालीन है। खुदाई में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ कई ऐसे सामान भी मिले हैं जो उस वक्त खेती और किसानी में प्रयोग किए जाते थे। तो यह कहां से मिले हैं? तो यह मिले हैं शेखपुरा से। यह 1000 साल पुराना है और पालकालीन प्रतिमा है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के 40,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को किस नाम से एक नई ट्रेनिंग दी जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे निष्ठा। हाई स्कूल में कार्यरत करीब 40,000 माध्यमिक शिक्षकों को नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि निष्ठा की ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों के 3.79 लाख शिक्षक जो निष्ठा ट्रेनिंग से छूटे हुए हैं उन्हें भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षकों के क्षमावर्धन और शिक्षण की आधुनिक तकनीक से जोड़ने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मौजूदा शिक्षक सत्र में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत माध्यमिक शिक्षकों की निष्ठा ट्रेनिंग को इसमें शामिल किया है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार ने पिछले साल देश में लगभग 42 लाख प्रारंभिक शिक्षकों को जो है इसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा मॉडल को लॉन्च किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है जिससे बिहार के किसान को अत्यधिक लाभ होगा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह लॉन्च किया गया है टॉप टू टोटल। ठीक है, यह है टॉप टू टोटल। कोरोना संकट के कारण सप्लाई चेन में रुकावट आई है और किसान अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं। इसके तहत टॉप टू टोटल योजना के लिए मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर अन्य सभी फल सब्जियों के लिए कर दिया जाएगा। स्कीम के तहत 50% सब्सिडी सरप्लस से कम वाले बाजार में परिवहन के लिए भाड़े के लिए दी जाएगी। इसके अलावा 50% सब्सिडी जो है वह स्टोरेज पर भी दी जाएगी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी शामिल होगा। इसके अगले 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण पहल है,
केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है, जिससे बिहार को बहुत ही लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 मई 2020 को बिहार पुलिस एसोसिएशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 100वीं, ठीक है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एसोसिएशन मूल रूप से ब्रिटिश इंडिया पुलिस एसोसिएशन थी, जिसे 1924 में ब्रिटिश शासन के द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि पूरे कार्यक्रम के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्च अनुमानित किया गया था, जिसमें पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाना था, परंतु यह लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो पाया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार पुलिस एसोसिएशन की जो है इस बार 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नए मशरूम की प्रजाति विकसित की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है पैडी एक्स्ट्रा। अब पुआल पर भी मशरूम को जो है उगाया जा सकेगा और इसे पैडी एक्स्ट्रा नाम दिया गया है। इससे कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सकेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मशरूम वैज्ञानिकों ने यह तकनीक विकसित की है। गर्मी के मौसम में पुआल पर कम समय में मशरूम का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। यह गर्मी के मौसम में दूधिया मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त है। दूसरी तकनीक एवं प्रभेद से 30 से 35 दिनों में मशरूम तैयार होता है, वहीं जो है इस मशरूम को मात्र 15 से 20 दिनों में ही तैयार किया जा सकेगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि नया जो वैरायटी है वह है पैडी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल इंजन का परिचालन प्रारंभ किया गया है। इस रेल इंजन का निर्माण कहां पर किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधेपुरा, बिहार। भारतीय रेलवे ने 12,000 HP के सबसे शक्तिशाली इंजन 9 मई 2020 को परिचालित किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्ट्रॉम के द्वारा किया गया था। भारत दुनिया का ऐसा छठा देश है जो स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों की प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। मधेपुरा जो है फैक्ट्री गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ तैयार किया गया है और यह सबसे बड़ी नई एकीकृत जो है यूनिट है। 120 इंजनों की उत्पादन क्षमता वाला यह कारखाना 250 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो यह है एल्स्ट्रॉम और वह कहाँ की कंपनी है? तो वह फ्रांस की है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, रूफटॉप गार्डन के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 25,000। किसानों के द्वारा उत्पादित फसल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजना चला रही है। इसके साथ ही किसानों को अनाज की खेती के लिए अतिरिक्त फल तथा सब्जी की खेती में बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। तो रूफटॉप अगर गार्डनिंग आप करते हैं तो उसके लिए आपको 25,000 रुपए की जो है वह अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उदय सिंह कुमावत। बिहार सरकार ने कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया और संजय कुमार को स्वास्थ्य विभाग से हटाकर पर्यटन विभाग का जिम्मा दे दिया है। सरकार ने IAS अफसर उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का नया मुखिया बनाया है। उदय सिंह कुमावत जो है वह 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे पर्यटन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे। उदय सिंह कुमावत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था के जो है अतिरिक्त प्रभार भी रहेंगे। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है उदय सिंह कुमावत। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 75%।
देश में शहद उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्यों में से एक है। बिहार के शहद की ब्रांडिंग अब होगी और सभी राज्य में मधुमक्खी पालन के लिए किसान को 75% अनुदान देने की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 1 लाख टन शहद का उत्पादन होता है और आंकड़े में जो है बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब के बाद चौथे स्थान पर है। यानी कि बिहार जो है वह यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब के बाद चौथे स्थान पर है। तो इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। शहद उत्पादन के लिए 75% जो है वह सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के रहस्य एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस संस्था ने अमेरिका के एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी के साथ समझौता किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के अथक प्रयासों से ही यूएसबी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को वैज्ञानिक परियोजना डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट पर अध्ययन के लिए सहयोगी सदस्य बनने में सफलता मिली है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वह पहला शिक्षण संस्थान है जिसे इस परियोजना के लिए सहयोगी सदस्य के रूप में चयनित किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है कि अमेरिका के जो है एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी के साथ जो समझौता हुआ है वह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी केंद्र बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। भागलपुर के सुल्तान अगवानी घाट पुल से सटे गंगा नदी के बीचों बीच डॉल्फिन भवन इसी साल तैयार हो जाएगा। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी केंद्र जो है वह भागलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार के किस अस्पताल में एईएस यानी कि चमकी बुखार के लिए रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आईजीआईएमएस पटना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से यहां पर जेनोमिक लैब बनाने जा रही है। लगभग 10 करोड़ की लागत से डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन की स्थापना होगी। जेनोमिक लैब में एईएस के असली कारणों की खोज की जाएगी और डीएनए सीक्वेंसिंग लैब में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों और उनके परिवार के डीएनए का अध्ययन किया जाएगा। ऐसे में जो भी बच्चे इस बीमारी के कारण मौत के मुंह में चले गए हैं उनके परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में उन बच्चों के सैंपल लिए जाएंगे जो इससे ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं। इस अध्ययन के बाद एईएस के कारण जीन की खोज हो सकेगी यानी कि एईएस किसके कारण होती है उसकी खोज हो पाएगी और उसी के अनुसार इलाज करने में जो है वह मदद मिलेगी। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण पहल है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि आपको पता ही है कि एईएस से जो है पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसके लिए अब रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है जिससे कि इसके प्रमुख कारणों का पता लग सके। तो यह बनाया जा रहा है आईजीआईएमएस पटना में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार की किस महिला को खाद्य मंत्रालय में हाल ही में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संगीता सिन्हा। संगीता सिन्हा जो है बिहार प्रदेश खाद्य मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त हुई है। संगीता सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ एक समाज सेविका के रूप में भी उनकी अलग पहचान है। महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी संगीता सिन्हा एक शिक्षिका के रूप में भी प्रयत्नशील रही है। संगीता सिन्हा अपने गृह क्षेत्र खगौल स्थित एम्ब्रोसिया अकादमी में निर्देशिका के पद पर भी नियुक्त हैं, जहां वो गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। तो ये आप लोग इसमें याद रखेंगे इस नाम को, संगीता सिन्हा। इन्हें खाद्य मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा हाल ही में 3 नई उन्नत किस्में विकसित की गई है जिसका नाम क्रमशः सरना, विदेही तथा सबौर 01 है। यह तीनों फसल किसकी एक किस्म है? तो यह है मखाना की। यह आप लोग याद रखेंगे कि यह जो है सरना, विदेही और सबौर 01 जो है वह एक मखाना की किस्म है। भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज ने वर्षों की शोध के बाद देश में सबौर 1 किस्म के मखाने का विकास किया है। इससे पहले परंपरागत मखाने की खेती को स्वर्ण विदेही किस्म के विकास ने ही राह दिखाई थी। तो यह आप लोग बस याद रखेंगे कि ये 3 जो है सरना, विदेही और सबौर 01 यह तीनों मखाना की किस्म है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर इंटेलिजेंट
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पटना नगर निगम अब जल्द ही इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी घरों और प्रतिष्ठानों की दीवार पर QR कोड्स का टैग लगाया जाएगा। सफाई निरीक्षक QR कोड को रीडर और स्मार्टफोन से लैस होंगे और घर से कचरा का उठाव करने के बाद QR टैग को निरीक्षक स्कैनिंग करेंगे, जिसके बाद घर के मालिक या प्रतिष्ठान के उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा। साथ ही साथ कचरा की गाड़ी का लोकेशन भी इसके द्वारा पता किया जा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को कहां पर लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया जा रहा है पटना में। नेक्स्ट, बिहार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने वाली एक कंपनी को WHO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। उस कंपनी का नाम क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सीड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स को साल 2020 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय किया है। बिहार झारखंड में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में सीड्स पिछले एक दशक से राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग दे रहा है। संस्था के प्रयास से ही दोनों राज्यों में पान मसाला, गुटखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और अवैध हुक्के पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा पाया है। सीड्स के कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में नशा मुक्ति अभियान के लिए गठित एक टास्क फोर्स का सदस्य भी नामित किया है। तो यह सीड्स जो है, इनके निदेशक कौन है इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके निदेशक हैं दीपक मिश्रा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप लोग दो बातें याद रखिएगा कि अभी जो है WHO ने किसे सम्मानित किया है? तो सीड्स को, और सीड्स के जो हैं निदेशक हैं दीपक मिश्रा। तो यह थे हमारे मई माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे और ध्यान से तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।